सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, मैं राजस्थान पत्रिका की ओर से आज के इस परिवहन पत्रिका के और दो वैदिक ग्रंथों के लोकार्पण समारोह के अवसर पर आप श्रीमान का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके इस आशीर्वाद से राजस्थान पत्रिका की ये दोनों कृतियां राष्ट्रीय धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगी। हृदय के अंतःस्थल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो इससे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान और हो भी क्या सकता है। इस अवसर पर हमारे मध्य राजस्थान के महामहिम राज्यपाल उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। वे राजस्थान के प्रथम नागरिक भी हैं, इसलिए प्रथम माननीय भी हैं। हमारे बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस तथ्य को भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि श्रद्धेय पिताजी ने 1956 में जब इस अखबार की नींव रखी और जिन लक्ष्यों को और उद्देश्यों को साथ लेकर रखी, आज भी हम उन्हीं उद्देश्यों को अक्षुण्ण रखे हुए हैं, चाहे वे निर्भीकता के हों, चाहे वे निष्पक्षता के हों, चाहे सामाजिक सदाचारिता के हों। और हम इस बात को भी हम गर्व से कहना चाहते हैं कि राजस्थान पत्रिका हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा है। समाज के सरोकारों के लिए पत्रिका का इतिहास गवाह है, पर उससे भी आगे राजस्थान पत्रिका का जो विश्वास है पाठकों के बीच में, वे उसमें आज भी हमारे सामने कोई स्पर्धा नहीं है। जबकि आज मीडिया एक महत्वपूर्ण इकाई बन गया, पर मीडिया अब जनता और सरकार के बीच सेतु बनने के स्थान पर खुद चौथा पाया बनने के लिए तैयार हो गया है। इसका अर्थ है कि वो जनता और सरकार के बीच न होकर अब सरकार के साथ रहना चाहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान पत्रिका कभी भी चौथा पाया नहीं बनेगा। लोकतंत्र की सेवा करेगा या सिंचाई कर, उन लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के लिए हम तत्पर हैं। मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम हर बार कोई न कोई नए से नए अभियान चलाते रहते हैं। यही शायद हमारे भविष्य की स्वर्णिम रेखा है। आज आपके समक्ष राजस्थान पत्रिका के दो महत्वपूर्ण कृतक हम प्रस्तुत कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक है पत्रिका गेट, जो राजस्थान की नूतन और पुरातन दोनों ही तरह की शिल्प कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। दूसरी कृति है भारतीय वाङ्मय की श्रृंखला में जुड़ता एक नया अध्याय, संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा। मध्यकालीन युग के बाद आज ये 224वां उपनिषद ऋषि प्रदत्त वैदिक परंपरा के रूप में विश्व को उपलब्ध होने जा रहा है। मान्यवर श्रद्धेय पिताजी वैदिक ज्ञान को आज की विज्ञान शैली में प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया था। पत्रिका की वैदिक पीठ इस ज्ञान को शास्त्रों से बाहर निकालकर वैज्ञानिकों के समक्ष रखने की दिशा में कार्यरत हैं। आज भी पुरातन ज्ञान को नूतन स्वरूप में ग्रंथों और भाषा या संस्कृत से भी बाहर निकालकर नई पीढ़ी के बीच रखने की महती आवश्यकता है। उसके बिना हम नई पीढ़ी को मुक्त आकाश नहीं दे पाएंगे। विश्व में आज विज्ञान और तकनीक का जो सारा चकाचौंध है वो विद्युत के प्रकाश पर टिका है। ये अपरा विद्या का चमत्कार है जो बाह्य जगत को प्रकाशित करता है। दूसरा प्रकाश है शब्द। शब्द भीतर की
अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। भारत ने शब्द पर काम किया और शब्द को ब्रह्म बना दिया। आज देश में शब्द को हम ब्रह्म की तरह ही पूजते हैं। अक्षर यात्रा की भूमिका में ब्रह्म का शास्त्रीय विवेचन है। वर्णमाला का संपूर्ण परिचय, स्वर, व्यंजन, अक्षर, हर एक का स्पष्ट विवरण एवं विस्तार है। इसमें 633 अध्याय हैं, जिनमें अमरकोश, यास्काचार्य का निरूप और एकाक्षर गीत से सभी संदर्भ ग्रंथ समाहित हैं। संवाद उपनिषद में शब्दयुक्त संवाद के साथ साथ शब्द विहीन संवाद, जैसे हम ध्यान में करते हैं या माँ अपने गर्भस्थ शिशु से करती है, उस तरह के संवाद, दो तरफा संवाद और साथ साथ एक तरफा संवाद जैसा हम अपने आप से करते हैं, आत्मा लाभ के दौरान करते हैं, इन सब का एक पुरातन शास्त्रों का एक नवनीत इस उपनिषद में उपस्थित किया गया है। संप्रेषण आत्मा का धर्म है, मन और बुद्धि से आगे की बात है। वेद विज्ञान का ये नया चिंतन विश्व समुदाय में नए रूप में स्थापित होगा, इसकी हमें पूर्ण आशा है। देश के मूर्धन्य संस्कृत विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के अनुसार शुरू में ईशोपनिषद जैसे केवल 10 उपनिषद थी, बाद में बढ़ते बढ़ते 223 हो गई। मध्यकाल में एक अल्लोपनिषद नाम का उपनिषद जुड़ा और आज उसी परंपरा में संवाद उपनिषद गूढ़ से गूढ़तर ज्ञान को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। मान्यवर, परंपरा के अनुसार सभी ऐतिहासिक शहरों में विभिन्न मुख्य मार्गों पर स्वागत द्वार बने रहते हैं। यह पूर्वी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरी इसी तरह से हम जाए जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, जहाँ भी हम और प्राचीन शहरों में जाएं, सब जगह हमारे यहाँ और उन्हीं समय से उन्हीं की शैलियों में द्वार बने हुए हैं। और हम ये भी मानते हैं कि समय के साथ सभ्यता बदलती है, संस्कृति नहीं बदलती। पत्रिका गेट की जो अवधारणा, उसका मूल मंत्र भी यही है, जिसका आज आप श्रीमान लोकार्पण करेंगे। मैं आपका इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि पिछली चर्चा में जो मुद्दे हमारे बीच चर्चा में आए थे, उनमें से कई मुद्दों पर आपकी सरकार निर्णय ले चुकी है। अभी पिछले महीने भी आपने 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाए थे। मुझे इस बात के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक और बात जो अब इस कोरोना के कारण देश में प्रकट हुई, वो एक तो है जो घर से काम करने की परंपरा हुई, लेकिन उससे बड़ी स्कूल और कॉलेज जो है वो घरों में घुस गए। छोटे छोटे बच्चों को अब इंटरनेट के ऊपर पढ़ाई करनी पड़ रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसा कोई भी निर्देश सरकार की ओर से जारी हो कि कंप्यूटर के ऊपर शिक्षा ग्रहण करने की कम से कम उम्र क्या हो कि उसके पहले कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाए, उसके बाद भी उम्र के अनुरूप उनकी ग्रेडिंग हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कि 8वीं तक इतने घंटे होंगे, 10वीं तक इतने घंटे से ज्यादा नहीं होंगे, तो देश में एक अलग तरह की, समझिए, मन में माता पिताओं के मन में एक तसल्ली होगी। और एक बात है कि हमारी शिक्षा में एक नई नीति अभी नई आई है, बहुत अच्छी है। उसके साथ एक बात हमें संकल्प के साथ जोड़नी चाहिए, जो मेरा अनुरोध है कि हमें एक आस्थावान समाज पैदा करना है। उसके बिना हम राष्ट्र चिंतन को विकसित नहीं कर पाएंगे। और अब अंत में इस अवसर पर मैं राज्य सरकार का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से ही पत्रिका को ऐसे सामाजिक योगदान में भागीदार बनने का शुभ अवसर मिला। और इसके साथ ही मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से भी अपने वक्तव्य के लिए अनुरोध करता हूँ।